नमस्कार, नमस्ते प्यारे छात्रों। आप सभी को गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि बीते वीडियो में हमने आपको बताया था कि अध्याय तीसरा में जो हिंद चीन से रिलेटेड बात हो रही थी, हालांकि उस चैप्टर को हमने पूरा नहीं कर पाया था, तो उसी से रिलेटेड आज हम आपकी क्लास 10वीं का अध्याय 3 का जो टॉपिक है, अध्याय 3 में हिंद चीन से रिलेटेड उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आज हम कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे बेटा। और ये हमारा टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो ये आंदोलन बेसिकली हिंद और इस हिंद चीन के अंतर्गत आपको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देश आते थे। तो पहला टॉपिक हमारे पास यही है कि आखिर हिंद चीन क्या था। तो प्यारे बच्चों, हिंद चीन से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो ये हमारा था हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्र था। मतलब कि एशिया का ये जो दक्षिण और पूरब का कुछ हिस्सा, ये दक्षिण और पूरब का जो हिस्सा हुआ करता था, यही तुम्हारा हिंद चीन कहलाते थे। ठीक है, हम ऐसे याद रखें कि एशिया का दक्षिण पूर्व जो हिस्सा था वो हमारा हिंद चीन कहलाते थे। और इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते थे वो बेसिकली आपके होते थे वियतनाम, फिर लाओस और फिर कंबोडिया। ये 3 क्षेत्र आपके जो होते थे, नंबर 1 में वियतनाम होता था, दूसरा में लाओस होता था, तीसरा में आपका कंबोडिया होता था। ये तीनों क्षेत्र मिलाकर हमारा एक क्षेत्र बनता था जो कहलाता था हिंद चीन। ठीक है, तो ये बातें हमारे क्लियर हो गया कि आखिर हिंद चीन क्या होता था। तो हिंद चीन सिंपल सी बात है कि एशिया का दक्षिण पूर्व हिस्सा था और इसके अंतर्गत जो आते थे वो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका था कि अब चूंकि हम इस चैप्टर में जब पढ़े थे तो हम इसमें ये भी देखे थे कि इसमें फ्रांस का बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो रहा था और इसी क्रम में फ्रांस का आगमन होता है। इसी क्रम में बेटा फ्रांस का आगमन होता है और फ्रांस अधिकार स्थापित करना चाहता था। वियतनाम पर केवल और केवल फ्रांस का अधिकार है। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, उसका ये उद्देश्य था व्यापार बढ़ाना। हालांकि देखिए, अधिकार करने के लिए किस मैंने अधिकार क्यों करना चाह रहा था, तो अधिकार इसलिए करना चाह रहा था कि वो चाहता कि हम व्यापार यहाँ करें, साथ ही साथ जो कच्चा माल प्राप्त हो उससे हमें जो मुनाफा प्राप्त हो वो हम कर सके और फिर साम्राज्य का क्या कर सके, विस्तार कर सके। तो मेनली ये 3 कारण से जो है ना फ्रांस क्या कर रहा था, इन हिंद चीन पर कब्जा करना चाह रहा था, या यूं कहो कि इस पर अधिकार स्थापित करना चाह रहा था। मुख्य उद्देश्य बेटा क्या था, पहला था व्यापार बढ़ाना था, उसका उद्देश्य ये था। दूसरा बात है कच्चा माल प्राप्त करना था, क्योंकि कच्चे माल से वो अपना फैक्ट्री को चालू रख सके इस तरह से। और उसके बाद तीसरा जो बातें थी वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। तो ये 3 मुख्य बातों के लेकर के हिंद चीन पर अपना अधिकार फ्रांस करना चाहता था 19वीं सदी में। और बीते टॉपिक पर हम चर्चा भी कर चुके थे, हिंद चीन में आपका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आता था। ठीक है, हम देखिए आपको इस तरह से पढ़ा देना चाहते हैं कि क्लास में यदि आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको रटने की फिर आवश्यकता नहीं होगा। यानी कि आप इस वीडियो को देखिए और फिर वो आप सारा प्रश्न आपका यूं ही एज पर एज आपका माइंड में सेट होता चला जाएगा। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर, वो था कि फ्रांस का शासन हिंद चीन पर अपना अधिकार करे, तो उसमें वो सफल भी होता ही जा रहा था। इसी दौरान क्या कर रहा था कि फ्रांस ने सड़कें, रेल मार्ग, देखिए क्या कर रहे थे, फ्रांस ने सड़कें, रेल मार्ग, स्कूल बनाए। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था, इनका मुख्य उद्देश्य था जो वो ये था कि शासन को मजबूत करना और संसाधनों का दोहन करना। माने उस हिंद चीन के क्षेत्र में जो भी संसाधन आते थे उन सभी संसाधन को वो चाह रहे थे किसी ना किसी रूप से उसका दोहन करें और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये बातें थी कि फ्रांसीसी शासन जो यहाँ पर आए थे, सड़क भी बनवाए, रेल मार्ग भी बनवाए, स्कूल भी बनवाए, लेकिन उनका मुख्य मोटो ये नहीं था। मुख्य मोटो जो था वो ये था कि वो शासन को मजबूत करना चाह रहा था और उस हिंद चीन के क्षेत्र में जो भी संसाधन आ रहा था उसका क्या करना चाह रहा था वो, यानी कि उस पर पूरा का पूरा अधिकार करना चाह रहा था। तो उस दौरान इसने दोहन भी किया वहां के संसाधनों को। ठीक है बच्चे, चलिए ये 3 बातें जो इससे संदर्भ में हम लोग बात किए। आगे हम लोग बढ़ेंगे नंबर 4थे बिंदु को लेकर। तो चौथे टॉपिक
चौथे जो टॉपिक था बेटा वो इस प्रकार से था कि राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी शासन के अत्याचारों से, मतलब चूंकि देखिए अभी 19वीं शताब्दी में चूंकि फ्रांस का आगमन होता है हिंद चीन पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां के लोग ये तो नहीं चाहेंगे कि हम फ्रांस को यूं ही अपना सत्ता दे दें। अब फ्रांस तो ऐसे लेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं फ्रांस को वहां पर अत्याचार करना होगा लोगों पर, और वहां के लोग जो है ना इस अत्याचार से क्या होगा, स्वतंत्र बनना चाहेगा, मतलब स्वतंत्रता चाहेगा कि जो फ्रांस उस पर अत्याचार कर रहा, हम उससे क्या करना है, से जनता में स्वतंत्रता की क्या है भावना बढ़ी। वो चाह रहा था कि फ्रांस से स्वतंत्र हो गए। कहां, कौन, वो हिंद चीन वाले लोग। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया भाई। अब जब स्वतंत्रता चाहेगा तो राष्ट्रवादी आंदोलन करेगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम लाने का वो बात करेगा, सभी लोग एक स्वर में बात करेंगे। उसके बाद उसी दौरान एंट्री होता के संदर्भ में अगर हम बात करें, आपको हम थोड़ी सी ये भी बात बता देना चाहते हैं कि वियतनाम का राष्ट्रपिता हो ची मिन जी को ही कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, तो कुछ हमारे देश के लेकर के अत्यधिक कार्य किए होंगे स्वतंत्रता के लेकर के। तो वियतनाम में जो है ना हो ची मिन अपना अहम योगदान दिए थे फ्रांसीसियों से स्वतंत्र होने के लेकर के। तो हो ची मिन जो थे वियतनाम के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता कराने के लिए जो है ना जनता का नेतृत्व किया, यानी कि वहां के लोगों को जो है ना, वियतनाम के लोगों का नेतृत्व किसके हाथों में थे भाई, हो ची मिन के हाथों में थे। यानी कि वहां के जो भी लोग थे वो हो ची मिन पर डिपेंडेंट हो गए, उन्हीं पर डिपेंड हो गए कि हमको हर हाल में हो ची मिन जो है ना इसे जो है ना फ्रांस से चंगुल से हमको बाहर निकाल सकते, उन्हीं के नेतृत्व में वो काम होने लगे। उसके बाद इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में बात हम कर रहे हैं बेटा। 1930 ईस्वी में हो ची मिन ने इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। बहुत बढ़िया सवाल है कि यानी कि इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया बेटा, तो वो तुम्हारा हो ची मिन साहब ने किए थे। और ये कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा को रूपरेखा तैयार कर दिया। इस तरह से अगर हम बात करें तो काफी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से रिलेटेड उभर कर सामने आएगा। पहली बात तो ये है कि 1930 ईस्वी में ही क्या हुआ था, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। इस इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो हो ची मिन साहब जी को जाता है। उसके बाद अगर हम और बात करें तो यहाँ पर आता है जापान का कब्जा। बेटा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो शासन था, समय था, वो आपका था 1939 से लेकर के 1945 तक। इस 1939 से लेकर के 45 तक की अगर चला था वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो समय था वो क्या था, 1939 से लेकर के 1945 तक। इसी दौरान जो है ना जापान का कब्जा के संदर्भ में बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। इसके बाद जनता ने जापान के विरुद्ध भी संघर्ष किया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इस वियतनाम को कोई केवल फ्रांस ही तबाह किए थे या केवल फ्रांस ही अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। यहाँ पर जापानों का भी जो है ना मुख्य रूप से क्या था, इस पर दबदबा था। तो इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ने क्या किया, जापान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जनता ने जापान के भी विरुद्ध संघर्ष कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग कभी नहीं चाहते थे कि दूसरे देशों का क्या हो, हमारे ऊपर अधिकार। तो इस तरह से यहाँ के लोग ने क्या किया, दो काम किए। पहले तो फ्रांस से उभरे, उसके बाद फिर जब जापान इस पर अधिकार कर लिया तो उसके विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष किया। यानी कि वियतनामियों का जो है ना संघर्ष जारी रहा। अगला पॉइंट है हमारा वियत मिन संगठन। बेटा ये बहुत ही आसान चीजें हैं, अब इसके बारे में बताएंगे नहीं, बस आपको देख लेना है। आप ये समझेंगे कि यहाँ पर एक संगठन है, इस संगठन का नाम है, इस संगठन का नाम है आपका वियत मिन। वियत मिन संगठन का नेतृत्व किसने किया था, हो ची मिन किए थे। हो ची मिन संगठन का फ्रांस और जापान दोनों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाए थे। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम संगठन, ये संगठन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, इस संगठन का नेतृत्व कर रहे थे हो ची मिन।
और हो ची मिन के नेतृत्व में ही क्या है ना कि इस संगठन ने फ्रांस और जापान दोनों के विरुद्ध, माने कि दोनों को एक साथ जो है ना इसके संदर्भ में क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन चलाए थे। ठीक है, दोनों को एक साथ, हम ऐसे ही कह सकते, वियतनाम ने एक साथ दो कंट्री को खदेड़ भेजा। चलिए आगे बात करेंगे। ये बात हो गया वियतमिन संगठन का मुख्य मोटो क्या था, फ्रांस और जापान दोनों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाना, और इस वियतमिन संगठन का नेतृत्व हो ची मिन कर रहे थे। उसके बाद है वियतनाम की स्वतंत्रता। बेटा 1945 में हो ची मिन ने वियतनाम की स्वतंत्रता की क्या किया, घोषणा कर दिया। यानी कि हम बात करेंगे कि इस वियतनाम की स्वतंत्रता की मिन किए थे। ठीक है, याद रखेंगे कि ये हो ची मिन साहब के द्वारा जो वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया, 1945 में किया गया। ठीक है, आगे है जेनेवा समझौता के बारे में आपको बताया गया था। हालांकि आपको जानना होगा कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ। तो देखिए जेनेवा समझौता आखिर है क्या। तो बेटा जेनेवा समझौता क्या है कि इन समझौते के बाद वियतनाम दो भागों में बंट गया। देखो वियतनाम का इस प्रकार से हिस्सा आता है बेटा, ऐसे इसका आप देखोगे तो नक्शा पर इस प्रकार से आपको दिखेगा, ऐसे दिखता है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ नैरो टाइप का दिखता है, और ये आपका थोड़ा मतलब ये जहाँ पर पतला है ये थोड़ा सा इस तरह से है इसका। ठीक है, आप देख लोगे एक बार मैप को, तो यहाँ पर आपको वियतनाम में दिखेगा, ये आपका उत्तर वियतनाम था, ये आपका दक्षिण वियतनाम था। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तर वियतनाम हो गया, और ये दक्षिण वाला हिस्सा आपका क्या, वियतनाम जो है ना, ये जब जेनेवा समझौता 1954 में जब हुई थी, तो इसमें क्या हुआ कि वियतनाम हमारे दो हिस्सों में बंट गया। पहला था उत्तर वियतनाम और दूसरा था दक्षिण वियतनाम में विभाजित हुआ। हालांकि हम लोग बात भी करेंगे कि उत्तर वियतनाम पर किसका अधिकार था और दक्षिण वियतनाम में किसका अधिकार था। ठीक है, चलिए वो आगे वाला टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें। आगे देखिए, तो जेनेवा समझौता के बारे में हम लोग याद रखेंगे। 1954 में जेनेवा समझौता होता है। आगे कुछ और बातें हम लोग समझेंगे बेटा। वियतनाम का युद्ध के संदर्भ में आपको बता ही दी है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा। ये सारी बातें आपको बता चुके हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वियतनाम युद्ध। ठीक है, जेनेवा समझौता हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वियतनाम युद्ध। वियतनाम में युद्ध हुआ था, और ये वियतनाम में युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था, वियतनाम जो था ना वो चूंकि दो भाग में बट गया था, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में। तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका दक्षिण वियतनाम का समर्थन कर रहा था। देखिए ये जो अमेरिका था ये वाकई में कभी भी किसी को नहीं छोड़ा, और आज भी इसका तांडव जारी है। ये कभी भी एक देश को समर्थन नहीं करते हैं। ये ऐसे देश हैं जो हमेशा दो देशों को लड़ाने का काम करते हैं, और यहाँ भी वही काम किए थे। उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। ठीक है आगे देखिए वियतनाम का एकीकरण। बेटा देखो सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करें तो वियतनाम का एकीकरण, हाँ ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि अमेरिका ने किस वियतनाम को समर्थन दिया, तो वो दक्षिण वियतनाम को समर्थन दिया। आगे देखेंगे वियतनाम का एकीकरण। 1975 में साइगोन एक जगह था, साइगोन एक जगह है। इस साइगोन जगह को जीतने के बाद जो है ना पूरा वियतनाम क्या हुआ, राष्ट्रीय एकीकृत, मतलब पूरा वियतनाम का एकीकृत हो गया। यानी कि अब ये पूरा वियतनाम संभव एक जैसा एक दौर में बंध गया। ठीक है, जैसे साइगोन को जीता। कुछ परीक्षा से रिलेटेड आपको बता रहे थे कि ये वियतनाम और लाओस और कम्बोडिया के मुख्य रूप से सम्मिलित जगह को हम लोग क्या कहेंगे,
हिंद चीन गए। उपनिवेशवादी देश कौन है बेटा? तो वो फ्रांस है। ठीक है, प्रमुख नेता कौन थे? हो ची मिन थे। ये आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उस पर उठा के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद पार्टी है इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपका 1930 में हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, आगे जेनेवा समझौता 1945 में 1954 में हुआ था। अब वियतनाम का एकीकरण फाइनली 1975 में हो गया। तो ये पूरे स्लाइड में जो भी था मैं आपको बता दिया। चलिए आगे हम बात करें, राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? तो बच्चे, राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? फ्रांसीसी शासन के अत्याचारों से जनता परेशान हो गए। अब देखो, हमने तो बात किया है ना कि जब भी एक देश दूसरे देश पर अगर शासन करना चाहता है तो डेफिनेटली वहां के जनता संतुष्ट नहीं होते, और जब जनता संतुष्ट नहीं होते तो वो उसके खिलाफ विद्रोह कर देते। जैसा कि हम 1947 के पहले अंग्रेजों का उपनिवेशक थे, तो हमारे यहाँ हमारे लोग क्या है उसका विद्रोह कर दिए थे, तो हम उससे स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद उसी तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? तो कोई तो वजह होता है जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होता है। फ्रांसीसी शासन के अत्याचार हो, देखिए मेन वजह क्या था, राष्ट्रवादी आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ? तो बेटा चूंकि फ्रांस जो है ना वो क्या कर रहा था, फ्रांस लोगों पर अत्याचार कर रहा था, वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा था। लोग स्वतंत्र तो जब परेशान करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहां के लोग के अंदर जागृति आपका क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इसी कारण से जो है ना फ्रांसीसी लोग वहां के लोगों पर अत्याचार और परेशान कर रहे थे। यही स्थिति था कि लोग में स्वतंत्रता की भावना जगी और राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। आई होप कि सारा प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। देखिए आगे, हो ची मिन कौन थे? तो ये आपको बताए थे, ऊपर में कुछ और बताया, यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल में हम आपको बता दे रहे हैं। हो ची मिन जो थे ना वो वियतनाम के महान राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने 1930 ईस्वी में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा किया और इसके बाद वियतनामी संगठन ने जापान और फ्रांस को एक साथ संघर्ष कर लिया था। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। इसने क्या किया, पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। आइए हम लोग लाओस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जब आप इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी वाले बुक में पढ़ोगे तो उसमें आपको जरूर किया हुआ मिलेगा। जैसे तो ये लाओस जो था ना बेटा, वो आपका उत्तरी हिस्सा, वो उत्तर वियतनाम का क्या था, मैंने कि पड़ोसी था। ठीक ना, लाओस जो था वो उत्तर वियतनाम का पड़ोसी था। ठीक है, तो देखो लाओस हिंद चीन का एक प्रमुख देश था। याद रखेंगे हम लोग कि लाओस जो था ना वो हिंद चीन का एक प्रमुख देश था। लाओस जो था वो हिंद चीन का एक प्रमुख देश था। लाओस जो था, लाओस हिंद चीन का एक प्रमुख देश था। यहाँ भी फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ भी स्वतंत्रता की आंदोलन तेज हो गई। 1953 में लाओस को स्वतंत्रता मिली। तो याद रखना बेटा कि लाओस चूंकि हिंद चीन का हिस्सा था और पूरे हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार था, अर्थात लाओस भी क्या था, फ्रांस का ही उपनिवेशक था। तो इस तरह से लाओस को भी स्वतंत्रता मिली। कब मिली? तो 1953 में मिला। कंबोडिया के बारे में बात करें तो कंबोडिया जो तुम्हारा था वो कंबोडिया भी फ्रांसीसी उपनिवेशक थे। क्योंकि बार बार जब हम एक बात जिक्र कर रहे हैं कि पूरे हिंद चीन पर फ्रांस का जब अधिकार था, यानी कि उसके क्षेत्र में जो भी देश आ रहे थे, चाहे वो लाओस हो, कंबोडिया हो या वियतनाम हो, ये सब के सब तुम्हारा किसका हिस्सा था, सब किसका उपनिवेशक थे? तो सब के सब फ्रांस के उपनिवेशक थे। तो कंबोडिया भी फ्रांसीसी उपनिवेशक था। यहाँ के राजा नरोत्तम सिंहानुक थे। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ के राजा जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो याद रखेंगे कि कंबोडिया किसका उपनिवेशक था? तो फ्रांस का था। कंबोडिया किसका उपनिवेशक था? फ्रांस का था। कंबोडिया किसका उपनिवेशक था? फ्रांस का था। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? वो थे नरोत्तम सिंहानुक। कौन थे? नरोत्तम सिंहानुक ने ही स्वतंत्रता आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। यहाँ के ये राजा थे। 1953 में कंबोडिया स्वतंत्र हुआ। 1953 में कंबोडिया स्वतंत्र हुआ। 1953 में क्या हुआ बेटा? कंबोडिया स्वतंत्र हुआ। याद रखिएगा 1953 में क्या हुआ? कंबोडिया
स्वतंत्र हुआ। अगर देखा जाए तो लाओस और कंबोडिया दोनों एक साथ स्वतंत्र हुआ, और ये दोनों हुआ था 1953। लाओस भी और कंबोडिया भी दोनों एक साथ क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। कब हुआ, 1953 में हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं, चूंकि इस पर अमेरिका का भी हस्तक्षेप था। तो देखो, अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। याद रखेंगे बेटा, अमेरिका ने क्या किया, दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। अमेरिका ने किसको समर्थन दिया, तो वो पूरे वियतनाम को नहीं दिया, वो केवल और केवल दक्षिण वियतनाम को समर्थन दिया। अमेरिका ने किसको समर्थन दिया, तो दक्षिण वियतनाम को समर्थन दिया। देखिए, अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। उसका उद्देश्य साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना था, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि पूरे साम्राज्य में जो है ना, ये कम्युनिज्म का क्या हो, बढ़ावा या प्रसार। वो हमेशा पूंजीवाद को समर्थन करता था। तो ऐसे स्थिति में अमेरिका की मजबूरी बन गई कि वो किसी एक पार्ट को क्या करे, अपना समर्थन दे, और इसमें वो कामयाब भी हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी और कुछ बातें हम आपको बता के फिर क्लास को एंड करेंगे। देखो बेटा, अगला टॉपिक था, अगला बिंदु था वो कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक क्या किए, भेजे। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में अपनी बड़ी संख्या में सैनिक को भेजा। अमेरिका ने चूंकि इसको क्या ईगो में ले लिया, अमेरिका को लगा कि हमारा बात नहीं मानेगा। एटलीस्ट हुआ भी यही कि पूरे वियतनाम में अमेरिका को कहीं ना कहीं इसमें इंटर करने का जो है ना एक मौका मिला। और मौका कहाँ मिला, वो दक्षिण वियतनाम में मिला। क्योंकि दक्षिण वियतनाम में इन्होंने जाके क्या किया, अपना समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया, इसलिए समर्थन देने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वो कभी नहीं चाहता था कि यहाँ पर साम्यवाद का प्रसार। क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र था, तो कभी भी वो साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म को जो है ना बढ़ावा नहीं दे सकता। तो यही मजबूरी था कि वो दक्षिण वियतनाम को अपना समर्थन दे दिया। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इन सारे हमारे पास कुछ मुख्य 40 बिंदु है, उन 40 बिंदु पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेंगे। आप अगली क्लास को जरूर देखेंगे। धन्यवाद।